आरएसएस और बीजेपी ने कोई अपनी राजी खुशी से नहीं बनाया। राष्ट्रपति आरएसएस और बीजेपी की बन ही नहीं सकता था कोई, इलेक्शन ही नहीं जीत सकते थे, इलेक्शन हार जाते। ये हम लोग जो है ना अम्बेडकरवादी जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, उसका नतीजा है कि मजबूरी में, दिल पर पत्थर नहीं, दिल पर सांप लौट रहे होंगे आरएसएस और बीजेपी के कि हमें महिला को, वो भी एक आदिवासी महिला को बनाना पड़ा, लेकिन कोई चारा नहीं था। देश की प्रेसिडेंट है वो, और वो किसी के रहमो करम पे नहीं बनी है, वो अम्बेडकरवादियों के मेहनत, खून पसीने की वजह से बनी है, जिसने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि उनके अलावा जीतने का स्कोप ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मजबूरी में बनाया, तो उनका कोई एहसान नहीं है, उनकी मजबूरी है। और देश का इतना बड़ा नुकसान जो अभी महंगाई पे बहस होनी चाहिए थी, वो इस पे कर दी। आरएसएस और बीजेपी को कितना बड़ा फायदा हो गया इससे। तो वंस फॉर ऑल इस बात का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इसको एक जेंडर न्यूट्रल यानी कि एक शब्द दे देना चाहिए और राष्ट्रपति साहिबा को खुद दे देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से देश भर में और संसद में जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे लोकतंत्र पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। क्या लोकतंत्र खतरे में है? जिस तरीके से सांसदों की गिरफ्तारी और उनको निलंबित किया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा है। एक तरह आपने देखा कैसे कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी जो शब्द उन्होंने यूज़ किया, इस तरीके से संसद में हाहाकार मच गया। भाजपा के तमाम नेताओं में से स्मृति ईरानी ने हल्ला बोल कर दिया संसद में। सोनिया गांधी को माफ़ी मांगने की बात की गई और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी को भी माफ़ी मांगने के लिए कहा। तो हमारे साथ महमूद प्राचा जी, इनसे हम बात कर लेते। कैसे देख रहे सर, जो कल संसद में पूरा जो हाहाकार मचा, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को बोला कि माफ़ी मांगो, सोनिया गांधी तक को घसीटा कि माफ़ी मांगिए, सबको माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे एक आदिवासी महिला के खिलाफ ये बोल सकते हैं? कांग्रेस तो खटक रही है, कैसे एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुख की बात है ये कि अधीर रंजन चौधरी जी ने एक रास्ता दे दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने इतने बड़े गंदे घिनौने कारनामे से कि उन्होंने पूरा देश लूट के महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। उस डिबेट से निकल के भागने का एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तश्तरी पे रख के, प्लेट में रख के एकदम परोस दिया उनको, और उनकी इतनी बड़ी मदद हो गई इस चीज़ से। वरना वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। पूरा देश जो है आज महंगाई की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो गंदे घिनौने कारनामे हैं, जो किसी भी गरीब, किसी भी SC ST OBC और महिला के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, उसमें जो वो घिर रहे थे। चाइना जो देश की बॉर्डर्स को एकदम कमज़ोर बना रहा है, जो पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर आतंकवाद बार बार फैलाए जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर इनकर्शंस होए जा रही हैं, उस सब से बच के निकलने का रास्ता इनको एकदम तश्तरी पे सजा के दे दिया। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि सभी लोगों को इससे भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बीजेपी के एंटी नेशनल कारनामे जो ये सरकार कर रही। लेकिन सर, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये वैसे इसका इतिहास भी रह चुका है। कांग्रेस के टाइम में जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, उस टाइम पे भी ये मुद्दा बना हुआ था कि राष्ट्रपति को क्या से संबोधन करना चाहिए। तो उस समय भी राष्ट्रपति वर्ड आया था। कैसे देख रहे हैं? फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं, राष्ट्रपति ही कहा जाएगा, इसी से संबोधन किया जाएगा। देखिए, इस बारे में मेरा जो मानना है कि ये पति शब्द या पत्नी शब्द इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए राष्ट्राध्यक्ष के लिए। कोई नया नाम, दूसरे तरीका का जेंडर न्यूट्रल नाम, जिससे कोई जो पुरुष प्रधान मानसिकता है उससे हटकर नाम होना चाहिए। एक जेंडर न्यूट्रल नाम होना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षा होना चाहिए नाम। तो ये समय अब वो आ चुका है। और अगर इस मुद्दे से अलग हट के बात करें तो पत्नी कोई पति से छोटा संबोधन नहीं है, बल्कि ज़्यादा इज्जतदार, ज़्यादा जो रिस्पेक्ट का शब्द मेरे ख्याल से किसी भी परिवार में पत्नी का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए, बहन का होना चाहिए। पति का, पिता का और बाप का और बेटे का, भाई का नहीं होना चाहिए किसी भी परिवार में। तो मगर इशू क्या है इस वक्त कि ये भी एक भटकाने वाला इशू है। इसमें एक बहुत बड़ा रास्ता उनको बच के निकलने का मिल रहा है। तो इस मुद्दे पे उन्हें नहीं भटकना चाहिए।
और उन लोगों की पुरुष प्रधान मानसिकता दिखती है जो कि पत्नी को एक तरह से हीन दृष्टि से देखना चाहते हैं या उसको गाली के तौर पे देखना चाहते हैं। ये लेकिन इस कंट्रोवर्सी से हट के मैं ये बात कहना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से संसद में कल बहस हुई, लेकिन एक तरफ मुद्दा ये है महंगाई, बेरोजगारी। कल एक डेटा रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पे कि 22 करोड़ लोगों ने 2014 से लेके अब तक आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों की भर्ती हुई। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? ये भी तो वो देखिए, पहले तो मैं ये भी नहीं मानता कि 7 लाख लोगों की भर्ती हुई है। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं ये झूठ बोलने में महारत हासिल रखते हैं। ये सब जो प्रधानमंत्री साहब ये कह सकते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि चाइना के बारे में जो ये बोल सकते हैं, जब उनसे सवाल पूछे गए कि 1 इंच भी जगह चाइना ने हमारी नहीं ली है, कोई अंदर नहीं घुसा है, ऐसा टेलीविज़न पे बोल सकते हैं, तो इनके जो नीचे या इनके साथी जो ऑफिस बेयरर्स हैं या मंत्री हैं उनके बारे में क्या उम्मीद रखी जाए? जो उनका जो हेड है, उनका जो नेता है, वही इस प्रकार की आंखों में घुस के झूठ बोलने का सामर्थ्य रखते हैं और उसके बाद किसी भी चीज़ को अपनी झूठी से झूठी चीज़ को अपने क्रिमिनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके माध्यम से और जो प्रेस में जो ये हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट देके, उसको किसी भी झूठ को अपना सच साबित करने के लिए इतने पैसे जो जनता के हक के हैं चुरा के, छीन कर, लूट कर, जो अपने झूठ बातों को सच साबित करने के लिए खर्च कर रहे हैं, ये है सबसे बड़ा अपराध। सर, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश भर में 12,000 से अधिक पदें खाली है। जैसे केंद्रीय स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, नवोदय स्कूल है, इसमें 12,000 से ज़्यादा की टीचर की सीट खाली है। इस पर शिक्षा भर्ती नहीं हो रही। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? कहा जा रहा है कि ओबीसी, SC, ST के लोग पद ज़्यादा खाली है इन विभागों में। देखिए, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए। हाँ। मनुस्मृति के बारे में हम सब जानते हैं। उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, पढ़ने लिखने के अधिकारी हैं ही नहीं है ये। और अब मनुस्मृति लागू करने की चेष्टा पूरी ताकत से हो रही है देश में, तो शिक्षा तो सबसे छीन ली जाएगी ना। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को तो और महिलाओं को तो शिक्षित करना ही नहीं है, मना है मनुस्मृति का जो विधान है उसमें। तो ये शिक्षा के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं ही। ये लोगों को अगर शिक्षा मिलेगी तो लोग प्रश्न करेंगे ना, इनके जो गंदे घिनौने और लूट मार के कारनामे उस पर और सवाल उठाएंगे। तो शिक्षा से तो ये सबसे बड़ी नफरत करते हैं, शिक्षा से तो सबको दूर रखना चाहते हैं। और शिक्षा जिन लोगों के पास नहीं, उन लोगों को सर्वोच्च पदों पर बिठाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में 1 करोड़ बेरोजगारी, 1 करोड़ से ज़्यादा पद खाली है पूरे देश भर में, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी SC, ST, OBC को पद नहीं देना चाहती, लेकिन 1 करोड़ में सिर्फ सारे SC, ST, OBC तो नहीं है, उसमें कुछ जेंडर भी होंगे, उनको क्यों नहीं फिर जॉब दे रही सब? नहीं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो 7.5% लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के बाद बचते हैं देश में, उनमें से भी जो RSS और BJP के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके चमचे हैं, उन सबको नौकरियां मिल रही हैं। इस गलतफहमी में देश ना रहे, उन्हीं को नौकरियां मिल रही हैं। सिर्फ कहीं भी उठा के देख ले, जो थोड़ी बहुत नौकरियां मिल रही हैं तो वो उन्हीं लोगों को मिल रही हैं। तो इस देश में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सभी के, RSS और BJP के दोस्तों को, उनके परिवार वालों को और उनके चेले जितने और चमचे हैं, उनको किसी भी पद पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको नौकरी देने के लिए सभी नियमों को तोड़ा जाता है, सभी नियमों में फजिंग की जाती है। जैसे EVM के माध्यम से चुनाव में फजिंग हो रही है, चुनाव में धोखाधड़ी हो रही है, उसी प्रकार से एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं ना, यूपी में एग्जामिनेशन कितनी बार चेंज हुए हैं। शिक्षकों का के जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, कभी जो आंसर पेपर्स हैं उसमें धोखाधड़ी हो गई। तो ये इस प्रकार से नौकरियां अपने लोगों को, अपने क्लोज लोगों को दिला रहे हैं। तो अभी जितनी पिछले 2014 से जितने भी लोगों की नौकरियां लगी, उन सबको इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। उनका रिलेशन भारतीय जनता पार्टी और RSS से ट्रेस किया जाना चाहिए। तब लोगों को समझ में आएगा कि देश में जो गिनी चुनी नौकरियां मिल रही हैं वो किन्हें मिल रही हैं और बाकी सब लोगों को नहीं मिल रही। तो उसकी वजह साफ है, देश के पास पैसा ही नहीं है। 92% से ज़्यादा GDP
जितनी है ना हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना है देश का, उसका 92% जो है वो हर साल देश के ऊपर जो डेट है वो उसमें चला जाता है, मतलब उधार चुकाने में हर साल। तो ये है इस देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई, जिसे आरएसएस और मनुवादी आपसे छुपा रहे हैं। देश एकदम कंगाली के कगार पे नहीं, कंगाल हो चुका है इन लोगों के पिछले 7-8 साल के कारनामों से। श्रीलंका जैसा हाल ना हो, इसीलिए दिन रात हम जैसे लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और श्रीलंका जैसा देश का हाल बचाने की चेष्टा हो रहे हैं। जो काम चाइना ने श्रीलंका के साथ किया है, वही काम, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल वही काम देश में लूटामारी करने का चाइनीज कंपनियां गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन के साथ मिलके वही हाल भारत देश का भी कर रही हैं। सर, जिस तरीके से कॉर्पोरेट की कर्ज माफ किए जा रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट इंडिया का हाल ही में बयान आया कि कॉर्पोरेट इंडिया का 1.5 लाख रुपए माफ किए हैं, तो कैसे देखिए लगातार पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। अभी एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, उसका भी बयान सामने आया है कि उसने नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पूंजीपतियों के कर्ज माफ किया। जो आम लोग है, आम जनता है, जब उनसे ईएमआई लेने की बात आती है तो तुरंत कॉल कर करके परेशान करते हैं, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करते हैं। सीधी बात है, समझ लीजिए, सीधी बात है। हम लोगों का पैसा, जो आज महंगाई हो रही है, जो आज बेरोजगारी हो रही है, जो ये सरकारी नौकरियां नहीं लगा पा रहे, ये हम ही लोगों का पैसा तो अपने मित्रों को चुरा के दे रहे हैं। और वो मित्र आपको 1.5 लाख करोड़ की, तो इस साल की आपको खबर है 22 से 24 लाख करोड़ रुपए इस पिछली 7-8 साल की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस की और भाजपा सरकार ने 22 से 24 लाख करोड़ रुपए अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों को बांट दिए हैं, जो वो चुरा के भाग गए हैं देश को। अंबानी साहब का और अडानी साहब का, अगर जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रिसर्च करेंगे तो उनको साफ पता लग जाएगा कि देश के बैंकों का, यानी कि आपका, मेरा और आपका सबका पैसा 22 से 24 लाख करोड़ जो है, जो मोदी जी के और आरएसएस बीजेपी के मित्र मंडली है ना इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो उन लोगों को कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के माफ़ कर दिए गए हैं। वो पैसा चुरा के भाग गए हैं जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया था। आज अडानी, अंबानी और दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो पैसा हमारा और आपका चुरा कर, जो हमने बैंकों में जमा करा रखा है, जो हमने अपनी विभिन्न जो हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए जो पैसा है, वो सब LIC में से देख लीजिए, प्रोविडेंट फंड का पैसा देख लीजिए, हर एक पैसा जो हमारा है वो लूट कर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों को दिया जा रहा है। और वो मित्र जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके वो पैसा गबन कर रहे हैं बैंकों का, और वो माफ़ किया जा रहा है। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान सामने दिया कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया था संसद में कि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थियों में से जो 33% मुस्लिम लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इसको लेके ओवैसी ने जब संसद में सवाल पूछा तो वहाँ पे तमाम सांसदों ने बोला कि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर कोई आंकड़ा डेटा नहीं है। कैसे देखें इस बयान को? कह रहे हैं कि नकवी की ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से फायदा पहुँच रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें से 33% मकान अल्पसंख्यकों को मिला है। लगातार बयान आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, इसको तो मैं सीधे सीधे रूप से देखता हूँ, आरएसएस और बीजेपी की किसी भी बात को ना शब्द का प्रयोग करके ही देखना चाहिए। तो जिस प्रकार का फ़ायदा बाकी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के और महिलाओं का हो रहा है, उसी प्रकार का फ़ायदा मुसलमानों का भी हो रहा है। मतलब सबका बेड़ा गर्क करने के लिए ये सरकार जुटी हुई है। सिर्फ मनुवादी मानसिकता के कुछ बिजनेसमैन का फ़ायदा करने के लिए ये सरकार है, बाकी सबका बेड़ा गर्क करने के लिए तुली हुई है सरकार। ओवैसी साहब को इस प्रकार के प्रश्न मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से पूछने चाहिए, जिससे बीजेपी को फ़ायदा होता है। क्योंकि इस देश में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अत्याचार नहीं हो रहा है, जैसा अत्याचार मुसलमानों के साथ हो रहा है वैसा या उससे कहीं ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है, OBC के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो सभी के साथ अत्याचार हो रहा है। सभी के सवाल पूछेंगे हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं।
सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति वाला विवाद बढ़ा हुआ है, राष्ट्रपति मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की है, स्मृति ईरानी से मुलाकात की, और साथ ही साथ जो अधीर रंजन चौधरी, वो मिलने की मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, लगातार मुलाकात कर रही है मुर्मू जी? देखिए, राष्ट्रपति साहिबा तो अब हमारे देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनको एक गवर्नमेंटल ऑर्डर निकाल के, मेरी तो एक छोटी सी नाचीज सलाह है, अभी आज शाम को ही जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, इसके लिए कोई अच्छा सा शब्द इस्तेमाल करके वो नाम का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं है, अगर वो एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट में बैठा कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसको मना कर पाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से कोई भी जेंडर से लेना देना नहीं है। पहले भी इतिहास में भी ये बहस हो रखी है इस पे। B.R. अम्बेडकर ने भी बयान दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी बयान दिया, तमाम चीज़ें हो रखी है इस पे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस शब्द के साथ शरारत जोड़ी जा सकती है, हाँ। और देश का इतना बड़ा नुकसान, जो अभी महंगाई पे बहस होनी चाहिए थी वो इस पे कर दी, RSS और बीजेपी को कितना बड़ा फायदा हो गया इससे। तो वंस फॉर ऑल इस बात का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इसको एक जेंडर न्यूट्रल यानी कि एक शब्द दे देना चाहिए और राष्ट्रपति साहिबा को खुद दे देना चाहिए। जी। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति विवाद बनता जा रहा है, इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस की विधवा को लेके बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ कटाक्ष कर रहे हैं उस टाइम की प्रधानमंत्री पे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उनके बैंक में 50 करोड़ रुपए डाले। लगातार महिलाओं को लेकर जिस तरीके से वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखिए, मोदी जी को मैं इस बारे में बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता। जिस चीज़ की उनको ट्रेनिंग हुई है, वो तो RSS के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बहुत छोटी उम्र से रहे ना, तो उनके मन में तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो उनके कूट कूट के बचपन से भरा गया है ना। वो तो RSS के इतने कर्मठ कार्यकर्ता रहे, तो RSS का हर एक कार्यकर्ता यही मानसिकता रखता है, और जो नहीं रखता वो निकाला जाता है, लात मार के निकाला जाता है वहाँ से। तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। RSS तो आज तक RSS में मेन बॉडी में महिलाओं की एंट्री नहीं है, ये पता है आप सब लोगों को। मेंबरशिप RSS के अंदर महिलाओं को तो मेंबरशिप ही नहीं मिल सकती। बताते हैं कि जी हमारी एक महिला विंग है, उसमें मेंबरशिप है। मेन RSS में किसी भी महिला को मेंबरशिप ही नहीं मिल सकती। तो मोदी जी का दोष नहीं है, कि किसी का भी दोष नहीं है इसमें। हर एक RSS का कार्यकर्ता जो है वो स्त्रियों से को एक उपयोग की वस्तु समझता है, एक ताड़न की वस्तु समझता है कि इसकी पिटाई होनी चाहिए, इसको हीन भावना से देखना चाहिए। तो ये तो इनको सिखाया जाता है बचपन लेकिन से। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति बनी है महिला। नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। ये छल कपट धोखे की बात है। RSS और बीजेपी ने कोई अपनी राजी खुशी से नहीं बनाया है। राष्ट्रपति RSS और बीजेपी की बन ही नहीं सकता था कोई। इलेक्शन ही नहीं जीत सकते थे, इलेक्शन हार जाते। ये हम लोग जो है ना, अम्बेडकरवादी जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, उसका नतीजा है कि मजबूरी में, दिल पर पत्थर नहीं, दिल पर सांप लौट रहे होंगे RSS और बीजेपी के, कि हमें महिला को, वो भी एक आदिवासी महिला को बनाना पड़ा। लेकिन कोई चारा नहीं था। अगर नहीं बनाते तो बन ही नहीं सकते। इसीलिए मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहिबा से। देश की प्रेसिडेंट हैं वो, और वो किसी के रहमो करम पे नहीं बनी है। वो अम्बेडकरवादियों के मेहनत, खून पसीने की वजह से बनी है, जिसने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि उनके अलावा या किसी भी SC या ST, और वो भी महिला के अलावा, जीतने का स्कोप ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मजबूरी में बनाया। तो उनका कोई एहसान नहीं है, उनकी मजबूरी है, और उनके ऊपर किसी का दबाव भी नहीं चल सकता। तो उन्हें खुलकर एकदम निष्पक्ष रूप से, जो RSS और मनुवादी मानसिकता की घृणित मानसिकता है ना महिलाओं के खिलाफ, उसके ऊपर तो जबरदस्त प्रहार करना चाहिए। पूरा देश का SC ST OBC माइनॉरिटी उनके साथ खड़ा है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। किसी की कोई मजाल नहीं है
जो उनकी तरफ टेढ़ी आंख करके भी देखेगा। चलिए शुक्रिया सर। तो आप भी देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट, जिस तरीके से आप लोग देख, जिस तरीके से संसद में जब राष्ट्रपति जैसे शब्दों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, सियासत और गर्माती जा रही है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, सवाल ये उठता है यहाँ पे कि महिलाओं को राज्यसभा लोकसभा में कितना आरक्षण मिला हुआ है, कितने वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फीमेल महिलाएं वहाँ पे मौजूद है। सवाल ये उठता है, तभी महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। तो आप ये देखें तो हमारे चैनल की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।